बच्चों गुड मॉर्निंग सबको, मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। देखिए बच्चों, 10th वाले हैं आपको अपना जो प्रेजेंट टेंस है बच्चों, वो मैंने आपको पूरा समझा दिया था। ठीक है, यदि प्रेजेंट टेंस में अगर आपको कोई बात नहीं बताई मैंने, तो एक छोटी सी बात मेरे से छूटी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बच्चों, आपको एक सेंटेंस दिया है, जैसे मैंने राम हेज, ठीक है, रिटर्न ए लेटर। कोई दिक्कत? राम इज रिटर्न ए लेटर, यानी राम एक पत्र लिख चुका है। तो बच्चों होता क्या है कि इस वाक्य को आप ये भी कह सकते हैं, जरा देखना, ए लेटर को आगे देखो, ये सब्जेक्ट हो गया ना, ये क्या हो गई, एच बी हो गई। ठीक है, ये वर्ब की क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। ये ए इसी में शामिल है बच्चों, अलग से नहीं है, ये इसी के साथ माना जाएगा। तो ये बच्चों ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? अब आप क्या करोगे, ए लेटर, ठीक है। अब ये हेज है ना, इसे आगे वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसकी सही क्रिया लगाओ, हेज बीन या हैव बीन। अब ए लेटर तो सिंगुलर है, हैव बीन तो आ नहीं सकता है, तो आप क्या करोगे, लेटर हैज बीन, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। बच्चों क्या समझे आप? मैंने आपको बोला कि बाय मी नहीं बच्चों, बाय मी तो गलत लिख दिया मैंने, बाय राम आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको ये समझाया कि राम हैज रिटन ए लेटर, राम ने एक पत्र लिख दिया है या राम एक पत्र लिख चुका है। और आपने बच्चों क्या बनाया, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम, माने एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा चुका है। तो बात बच्चों चाहे ऐसे बोलो चाहे बात ऐसे बोलो, बात एक ही है। तो कहने का मतलब बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें हेज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर हो गया? थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म आती है बच्चों? थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान देना इस बात का। और बच्चों ये भी समझो, अगर वाक्य में क्या आ रहा है, हेज बीन आ रहा है, ध्यान देना, या हैव बीन आ रहा है, और बच्चों आगे कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये पेशी वॉइस है, ये भी क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। और सुनो, यदि वाक्य में सिर्फ हेज आ रहा है, हेज या हैव, और उसके साथ में बच्चों क्या आ रहा, बीन आ रहा है, और आगे वर्ब की कोई फॉर्म आई नहीं रही है, तो बच्चों ये हेज हैव तो मानी जाएगी सहायक क्रिया, ये मानी जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। और बच्चों अगर हेज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से बच्चों उसका टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये तो बात बच्चों पीछे वाली थी, आपको जोड़ा हमने प्रीवियस नॉलेज से, आपका जो पूरी ज्ञान है उससे आपको कनेक्ट कर दिया गया है। अब बच्चों हम आ रहे हैं मुद्दे की बात पर। क्लियर है बच्चों? पास्ट सिंपल टेंस जो है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पास्ट सिंपल को इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी से समझने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको पढ़ाया तो काफी टाइम लिया था, ऐसे में पास्ट सिंपल टेंस में उतना टाइम तो नहीं लूंगा। लेकिन अंग्रेजी में बच्चों सबसे ज्यादा जो टेंस काम में आता है, दैट्स व्हाट वी कॉल पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा जो टेंस काम में आता है उसे आप पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब बच्चों प्रश्न ये है कि क्या है इसकी पहचान, कैसे इसको पहचाना जाए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो जो बहुत सारी बातें हैं बच्चों, उनमें आपको जाना नहीं है, आपको छोटी छोटी बातें हैं उस पर ध्यान लगाओ। आपको एक सेंटेंस जरा ध्यान दो, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा अलेक्स, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया बच्चों अलेक्स डिफीटेड। अलेक्स ने क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। किसको डिफीट कर दिया, अलेक्स डिफीटेड। ठीक है, अलेक्स ने क्या किया बच्चों, अलेक्स ने डिफीट कर दिया। और किसको डिफीट कर दिया, कर दिया उसने फिलिप को। किसको कर दिया, फिल को कर दिया बच्चों। अब देखो सीधी सी बात यह है, आपको दो मुद्दे की बातें समझा देता हूं। अलेक्स ने, अंग्रेजी में ने नहीं होता है, कई बार कहा जा चुका है, ये कर्ता की विभक्ति है, दैट्स फाउंड ओनली इन हिंदी और इन सो मेनी अदर लैंग्वेजेस बट एटलीस्ट नॉट इन इंग्लिश। लेकिन ये अंग्रेजी में नहीं पाई जाती है। व्हाइल ट्रांसलेटिंग ए सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी, जब किसी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं आप अंग्रेजी से हिंदी में, तो बच्चों ये बाहर से लानी पड़ती है। कहां से लानी पड़ती है, बाहर से लानी पड़ती है। ओके, अलेक्स ने फिल को, ये को भी अंग्रेजी में नहीं पाया जाता, हालांकि कभी कभी इस को के लिए हम टू का प्रयोग कर देते हैं। टू का प्रयोग, जैसे शी गिव मी ए बुक, तो मैं आपको क्या कह सकता हूं, शी गिव मी ए बुक, ये तो ठीक है, लेकिन शी गिव ए बुक टू मी। टू मी, ये जो टू शब्द है ना बच्चों, कई बार कोकार दे देता है, लेकिन जनरली आपको ये देखना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों बड़ा पेचीदा सवाल है। आप देखो कि साहब फिल तो सजीव है, और मैं पहले ही कह चुका हूं जो सजीव होते हैं, जो क्यों का
जो किसे का जवाब देते हैं, हुम का जवाब देते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। हम उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस दृष्टि से कोई भी बच्चा इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहेगा, और अगर मैं भी इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहूंगा तो मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा। तो अब प्रश्न ये है कि क्या है मामला? मामला ये है बच्चों कि देखो, एक ऑब्जेक्ट तो होता है आईओ मानी इनडायरेक्ट। ये कौन सा होता है बच्चों? ये हमेशा सजीव होता है। आप कहोगे साहब फिल सजीव नहीं है तो निर्जीव है क्या? बहुत अच्छी बात। दूसरा सवाल बच्चों ये है कि ये हमेशा किसे का जवाब होता है। किसका जवाब होता है बच्चों? किसे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हुम। तो आप जानते हो कि अलेक्स ने डिफीट कर दिया किसको? किसे कर दिया, तो ये किसे का जवाब भी दे रहा है। तो दोनों ही मानकों के ऊपर जब ये खरा उतर रहा है तो इसको होना तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ये है नहीं। और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये बच्चों हमेशा निर्जीव होता है। क्या होता है ये निर्जीव होता है। ये हमेशा किसका जवाब देता है? वाट। वाट यानी क्या होता है? वाट यानी क्या होता है बच्चों? क्या होता है? जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, सर व्हाट डू यू टीच? तो मेरा रिप्लाई, जो मेरा जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों? वही होगा, ये आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। बात समझ में आ गई है? तो जो क्या का जवाब देगा, जो निर्जीव होगा, दैट शैल बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन बच्चों जो हुम का जवाब देगा, हुम का जवाब देगा, ठीक है, हुम का जवाब देगा, तो वो कौन सा होगा? वो बच्चों वो हमेशा आप जानते हो वो सजीव होगा। और हुम का जवाब देगा तो वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस दृष्टि से बच्चों फिल को होना तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही चाहिए, लेकिन एक नियम यह भी है कि सेंटेंस में अगर केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, क्या बोला मैंने? ये जो बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर छांटने का सवाल तो तब पैदा होगा व्हेन देयर आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, जब किसी आलोच्य वाक्य में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिए गए हों। बट इफ देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट, बट इफ देयर इज ओनली अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, परंतु अगर किसी सेंटेंस के अंदर बच्चों एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो आपको उसको इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहना चाहिए। ये तो दूसरी बात समझा दी मैंने। अब बात बच्चों मुझे समझानी ये है कि ये सजीव है, तो इसके पहले बच्चों क्या है कि इसके पहले क्या होता है कि इसका टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा ही गिव मी ए बुक, तो बताओ टू कहां आया? लेकिन ही गिव ए बुक टू मी, ऐसा तब होता है बच्चों जब दो ऑब्जेक्ट हो, एक सजीव हो एक निर्जीव हो। तो आप क्या करोगे? निर्जीव को पहले, सजीव को बाद में रखोगे। तो बाद वाला माने जो सजीव है, माने जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके पहले आपको टू लगाना चाहिए, वह को का अर्थ देता है। बात समझ में आ गई है? अब बच्चों में इन सब चीजों को मिटा करके वापस उसी बात पे आता हूं। हालांकि जो बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा बच्चों विज्ञापन के रूप में बताई है, एडवर्टाइजमेंट के रूप में बताई है, आप इनको इतनी हल्के भी न लें, क्योंकि ये बातें क्या बच्चों आप जानते हो कि देखने में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। ये बातें बेहद काम की भी होती हैं। अनावश्यक बात तो मैं कभी बताता नहीं हूं। तो ये जो दूसरी बातें हैं, ये माना कि आपके सिलेबस से थोड़ी हट करके हो, लेकिन बच्चों सिलेबस आपका केवल इतना ही नहीं, आप अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं, आपकी दौड़ बहुत दूर तक है ना। तो बहुत आगे तक आपका क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। केवल यही एग्जाम नहीं है। चीजें अगर आप धरातल से तैयार करोगे तो फिर क्या होगा? ईंट से ईंट मिला करके जब चुनाई करोगे, कहीं पोल नहीं रहेगी तो दीवार कैसी बनेगी? बहुत मजबूत बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सवाल है मजबूत फाउंडेशन का। एनीहाउ, तो अलेक्स डिफीटेड फिल, यानी अलेक्स ने फिल को हराया। अब बच्चों आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां आई रख दूं तो क्या हो जाएगा? आई डिफीटेड फिल, मैंने फिल को हराया। अगर बच्चों में यहां वी रख दूं तो क्या होगा? वी डिफीटेड फिल, हमने फिल को हराया। अगर मैं बच्चों यहां यू रख दूं तो क्या हो जाएगा? यू डिफीटेड फिल, तुमने फिल को हराया। अगर बच्चों में यहां ही रख दूं तो ही डिफीटेड फिल, अगर यहां शी रख दूं शी डिफीटेड फिल, अगर यहां दे रख दूं तो दे डिफीटेड फिल। सारांश क्या है? सारांश सिर्फ इतना है। आ गई बात समझ में? बच्चों आप जानते हो अंग्रेजी में सिर्फ दो टेंस माने दो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती हैं, एक प्रेजेंट होती है, एक पास्ट होती है। अब आपको सभी थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म बच्चों पास्ट पार्टिसिपल होती है, ये भी पास्ट ही मानी जाती है। आ गई समझ में? ये भी पास्ट ही मानी जाती है, फ्यूचर फॉर्म नहीं होती। एनीहाउ, मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं बच्चों की पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। या यूं कहो जी इसमें हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी इसमें, क्योंकि वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है बच्चों, इसी का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों प्रश्न ये है कि यदि कर्ता एक वचन है, आई मीन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन इट शैल बी फॉलोड बाई the second form of the main verb, and if the subject is plural then also it shall be followed by the second form of the main verb. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, it doesn't matter, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता whether the subject is a singular or a plural one, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है।
इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि योर सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो बच्चों दिस इज द इजीएस्ट टेंस इन इंग्लिश। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजी का सरलतम टेंस है, इसके अंदर चक्कर ही नहीं है, एक वचन करता, बहुवचन करता, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई लफड़ा नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ बच्चों एक यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों जो वर्ब की फॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी जो मतलब कि फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसका आपको क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई समस्या। अब बच्चों जरा देखना, एलेक्स डिफीटेड फिल, मानी एलेक्स ने क्या किया, डिफीट को, सॉरी एलेक्स ने डिफीट को नहीं, एलेक्स ने फिल को डिफीट कर दिया। तो बच्चों आपने क्या देखा कि ऐसे वाक्यों का जब आप हिंदी अनुवाद करते हो तो सबसे पहली बात यह है कि अंत में क्या आता है, या ये, ये। लेकिन बच्चों कई बार या ये नहीं भी आता है, जैसे मैंने उसको मारा, अब बताओ कहां आया, या तो है ही नहीं। तो बच्चों या आए या नहीं आए, लेकिन वाक्य के अंत में आ की ध्वनि आती है, वाक्य के अंत में बच्चों ई की ध्वनि आती है, वाक्य के अंत में ए की ध्वनि आती है। वे चिल्लाए में तो चलो ये आ गया, पर सुनो मैंने उसको मारा तो वह है ना, वह रोपड़ा, इस तरीके की बातें हैं। राम ने रावण को मारा, इस तरीके की बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे वाक्यों का हिंदी अनुवाद करते समय 99%, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपको वाक्य के अंत में आ ई ए बोलना चाहिए। दूसरी बात ये भी है बच्चों की पास्ट टेंस में ये जो ने बीमारी है ना, ये जरूर आती है, प्रेजेंट में नहीं आती। जैसे राम पत्र लिखता है, बताओ नहीं आया क्या, लेकिन राम ने पत्र लिखा, नहीं आया ना। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो ने विभक्ति है ना, या को विभक्ति है, इसका प्रयोग साधारणतः या अधिकांशतः इसका प्रयोग भूतकाल माने पास्ट टेंस में किया जाता है, हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं किया जाता है। तो जब भी आप पास्ट के वाक्यों का अनुवाद करें तो कर्ता के बाद ने बोलें, और अगर बच्चों कर्म आ रहा तो उसके बाद आपको को बोलना चाहिए। क्लियर हो गया है। कभी कभी बच्चों इस वाक्य का जो इस प्रकार के जो वाक्य हैं उसका अनुवाद यूं भी करते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल में क्या किया था, ता, ती, ताऊ, ती होते हैं, तो यहाँ क्या कर दो बच्चों, ता, था, लड़की है तो ती, थी, बहुवचन है तो ते, थे, बस। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बात क्या समझे बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस वह होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द नंबर और द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट्स। यानी जो करता है बच्चों उसके नंबर या उसके पर्सन माने उसके वचन है ना, या उसका लिंग, या लिंग का तो वैसे चक्कर अंग्रेजी में होता ही नहीं है। राम जाता है, सीता जाती है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे नहीं होता, राम गोज, सीता भी गोज, है ना। अपने हिंदी की तरह ऐसा नहीं कि राम तो गोज और सीता गोजी, इस तरीके से नहीं करते हैं। वहां लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन दूसरी बात मैं बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर टेंस में बच्चों नंबर और पर्सन का भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सभी सब्जेक्ट एक जैसे हो जाते हैं, और सबके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो दिस इज द इजीएस्ट टेंस ऑफ इंग्लिश। ये अंग्रेजी का बच्चों आसानतम तो नहीं परंतु सरलतम या सबसे आसान टेंस है, और बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप इस बात को जानते हो कि किसी भी भाषा के अंदर स्टोरीज वगैरह, जब आपकी स्टोरीज की आप बात करते हो तो ज्यादातर आप किसका वर्णन करते हो, आप बच्चों स्टोरीज वगैरह में जो पास्ट का वर्णन करते हो, पास्ट नरेशन करते हो आप उसमें, है ना, भूतकालीन जो वृतांत है उनको आप उनका जिक्र करते हो। तो बच्चों कहानियों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा टेंस चलता है, पास्ट सिंपल ही चलता है। पास्ट टेंस चलता है पूरा, लेकिन सबसे ज्यादा पास्ट सिंपल टेंस चलता है। तो अंग्रेजी में सबसे ज्यादा बच्चों इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग आप तब भी कर सकते हो जब आप 1 घंटे पहले की बात कर रहे हो, 1 मिनट पहले की बात कर रहे हो, या 100 साल पहले, 500 साल पहले की बात अगर आप करते हैं, तब भी बच्चों आप इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप समझते हैं रिसेंट पास्ट हो, ठीक है, या डिस्टेंट पास्ट हो। एक तो रिसेंट पास्ट का मतलब तो हाल ही के अंदर कोई बात हुई है, डिस्टेंट पास्ट यानी सुदूर अतीत की बात हो। तो इस प्रकार के जो नोशन होते हैं, इस प्रकार के संप्रत्यय होते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देम, उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए हमको पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना चाहिए। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब आइए अपनी बात हम बढ़ाते हैं। तो बच्चों इतना तो समझ गए होंगे कि पास्ट सिंपल टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जरा ध्यान देना, पास्ट सिंपल टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका सूत्र क्या बनता है, उनका स्ट्रक्चर क्या बनता है, बहुत सरल है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आज ये ऑब्जेक्ट या जो कुछ है वो आ जाएगा। ये दो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है।
अब बच्चों ये आपका जो अलेक्स वाला सेंटेंस है, इसी सेंटेंस से अगर मैं आपको दूसरा सेंटेंस बना के दिखाऊं, कौन सा वाला, इंटेरोगेटिव, तो क्या करेंगे? तो बच्चों इंटेरोगेटिव बनाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सहायक क्रिया को उठा करके कर्ता के पहले रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि अलेक्स, सेंटेंस दे दिया, देखो आगे से आगे लिखा मैंने, डिफीटेड फिल, यानी अलेक्स ने किसको पराजित कर दिया? फिल को पराजित कर दिया। अलेक्स ने बच्चों फिल को पराजित कर दिया। अब मुझे एक बात ये बताओ कि अलेक्स ने अगर बच्चों फिल को पराजित कर दिया, अलेक्स ने किसको पराजित कर दिया? फिल को पराजित कर दिया। थोड़ा दूर आ गया है ना, पास और करते हैं इसको। अलेक्स ने बच्चों फिल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब एक बात बताओ, यदि इसका प्रश्नवाचक बनाना है तो ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब बच्चों सहायक क्रिया इस जगह होगी जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। बच्चों ये जो डू, डज और डिड, तीन ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जिनको अपने चरम चक्षुओं के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि की, मानी ज्ञान की दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों क्या है, कैसे पहचानेंगे यहां डू है या डज है? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि यहां का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन बच्चों यहां पर डिड है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो बीच की जो जगह है वहां पर जो भी होगी वो डिड ही होगी। डिड को जरा एक बार आगे लाना, तो क्या करोगे बच्चों? यो करोगे डिड। ये प्रश्नवाचक बनाता हूं, डिड माने क्या हो गया? क्या भी है इसका मतलब, और आ की आवाज भी यही देगा। तो डिड, ये आ गया आपका अलेक्स। फिर क्या लिखोगे? डिड अलेक्स डिफीट फिल। डिड अलेक्स डिफीट फिल, क्या अलेक्स ने फिल को डिफीट किया? क्या अलेक्स ने फिल को डिफीट किया? तो बच्चों आपका जो दूसरा वाला सूत्र है वह बनके तैयार हो गया है। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके से बच्चों आपने जाना पास्ट सिंपल टेंस में किसका प्रयोग। पास्ट सिंपल में आपको अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बच्चों फ्रेम करना मैंने सिखाया, और इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके बच्चों।
बच्चों हम फिर आपकी सेवा में आ गए हैं। तो आप देख रहे थे और मैं दिखा रहा था, क्या आपको पास्ट टेंस का जादू बता रहा था मैं। तो देखेंगे आप बच्चों, इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, ये जादूगरी, ये बाजीगरी, ये बच्चों आपको हमने समझाई, बहुत अच्छी समझाई। अब जरा एक बार देखो आप, यदि आपसे कोई कहे कि नहीं आप तो हमको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना के दो, तो बहुत आसान है बच्चों। डिड अपनी जगह है, ले आओ, ये ले आए साहब डिड, ठीक है। अलेक्स अपनी जगह है, ये अलेक्स है। अब नोट और लगा दो यहाँ। नोट तो हमेशा तीसरे स्थान पर आता है, जानते हो बच्चों, नोट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद माने तीसरे स्थान पर किया जाता है। तो आप क्या करोगे, डिड अलेक्स नॉट। अब बच्चों आपको दिया जाएगा डिफीटेड, ध्यान दो, डिफीटेड फिल। आपका सेंटेंस बन के तैयार है और बिल्कुल सही है। क्या ये सेंटेंस बच्चों बिल्कुल सही है? अगर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है तो फिर मैं गलत हूं। बताओ इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? आपको पहले समझाया था हमने, यदि डज का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ एस या ईएस हट जाता है, क्योंकि वो बच्चों क्या होता है कि वो एस या ईएस किस में ट्रांसफर हो जाता है, वो डज में हो जाता है। अब इधर क्या है बच्चों, ये जो डिड है ना, ये देखो आप, ये ईडी, ये डू में ट्रांसफर हुआ, और डू में ट्रांसफर होते डू किस में बदला? जब डू में ईएस ट्रांसफर हुआ था, एस ट्रांसफर हुआ था, तो डू डज में बदला था। और बच्चों जब डू में ईडी, यानी सेकंड फॉर्म का जो सेकंड फॉर्म की तासीर जो है, ये सेकंड फॉर्म की तासीर या जो सेकंड फॉर्म का जो असर है, ये जब डू में ट्रांसफर होगा तो डू किस में बदलेगा? डिड में बदलेगा। जब डू डिड में बदलेगा तो फिर इसकी क्या जरूरत है बच्चों? ये बहुत जरूरी चीज है। ये एक ऐसी गलती है जो होने को तो बहुत आसान है, लेकिन बीए एमए किए हुए बच्चे भी ये गलती करते हैं। जब आप किसी बीए या एमए किए हुए से पूछते हैं बता ग्रामर की स्पेलिंग क्या, तो बताता GRAMMER। तो दीज आर द मिस्टेक्स विच आर वेरी फ्रिक्वेंटली कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। ये विद्यार्थियों के द्वारा बच्चों अक्सर की जाने वाली गलतियां हैं, ये ध्यान दो। बच्चे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं टेंस में, पता क्या करते हैं? एक तो ये करते हैं जी आई गो, यू गो और शी गो। अब बच्चों शी गो नहीं, शी गोज। उसी तरीके से वो दूसरी गलती क्या करते हैं? वो दूसरी गलती बच्चों ये करते हैं जी आई टॉट हिम ए लेसन, मैंने उसको एक सबक सिखाया। आई डिड नॉट टॉट हिम ए लेसन, मैंने उसको एक सबक नहीं सिखाया। अरे बच्चों अब टॉट नहीं, अब टीच आएगा। ध्यान दो, यदि डज का प्रयोग हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म, यदि डू का प्रयोग हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म कोई संदेह नहीं है, लेकिन यदि डिड का प्रयोग हुआ है तो भी फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों ये तो सच है। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? ध्यान देना बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस वह होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, समझा दिया है मैंने। और बच्चों पास्ट सिंपल टेंस वह भी होता है जिसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, दो सिचुएशन। और तीसरी एक सिचुएशन क्या होती है? पास्ट सिंपल से ठीक आगे वाला टेंस कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों उसकी सहायक क्रिया आएगी, जरा देखना, ये आ गया वाज और ये आ गया वर, ठीक है, और आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वह भी पास्ट सिंपल टेंस ही होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा अलेक्स डिफीटेड फिल, अलेक्स ने फिल को पराजित किया, तो आप लाओ आगे फिल को फिल, फिर वाज या वर लगाओ तो फिल वाज डिफीटेड बाय अलेक्स, यानी फिल को परास्त कर दिया गया एलेक्स के द्वारा, फिल को परास्त कर दिया गया एलेक्स के द्वारा। तो बच्चों ये भी क्या है? ये माना कि पेशी वही है, बट द सेंटेंस आल्सो बिलोंग्स टू पास्ट सिंपल टेंस ऑफ इंग्लिश। परंतु बच्चों ये जो वाक्य है ये भी अंग्रेजी के पास्ट सिंपल टेंस से संबद्ध है, उसे ताल्लुक रखता है। तो बताइए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिसमें कर्ता के आगे डिड आता है, लेकिन कर्ता के बाद में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। और बच्चों इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो आपको समझाया गया, लास्ट वाला जरा देखो कौन सा समझाया, इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूं, इंटेरोगेटिव और ये नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा? इसमें डिड आगे से आगे आएगा, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगा? नोट आएगा, और सनद रहे बच्चों इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और बच्चों क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तीसरा वाला बच्चों जो फ्रेम जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमिंग सेंटेंस, इसको भी आपको उतार लेना चाहिए। और आगे अपनी बात को हम और बढ़ाएंगे। आगे बच्चों अपनी बात को हम कुछ यूं बढ़ाएंगे, अगर आपको कोई कहे कि साहब आप तो मुझे इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना के दो, तो बना के दे दिया ना आपने कि डिड अलेक्स नॉट डिफीट फिल। लेकिन बच्चों ये सेंटेंस मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, यूं भी बन सकता है, ये नॉट आगे भी आ सकता है। लेकिन ये नॉट आगे कैसे आएगा बच्चों? डिड नॉट, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा नॉट, तो आएगा नहीं, उधर चला गया,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। लेकिन बच्चों गलती यहां क्या हो गई, जरा ध्यान देना, इस रूप में नहीं आ सकता बच्चों, इस रूप में ही आ सकता है। समझ में आ गया है, ये गलत ये सही। क्या बोला मैंने, ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है बच्चों, सब्जेक्ट। और देखो अगर इसके बाद डिड आ रहा है तो बच्चों डिड नॉट सही, और डिडंट बच्चों ये भी सही। पर यदि इसके पहले आ रहा है तो क्या होगा, तो बच्चों आप जानते हो, यदि इसके पहले आ रहा है, जरा देखो, यदि इसके पहले आ रहा है तो डिड प्लस नॉट गलत और डिडंट सही। सारांश क्या निकला, नॉट कैन नेवर बी यूज्ड बिफोर ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, यानी नॉट का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता का मतलब इन जनरल नहीं हो सकता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं बच्चों, आप इसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले भी करते हैं। तो यदि आप सब्जेक्ट के पहले करते हैं तो बच्चों दैट कैन बी यूज्ड ओनली इन दिस फॉर्म, आई मीन इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, एंड इट कैन नेवर बी यूज्ड इन इट्स फुल फॉर्म। इसका प्रयोग अपनी फुल फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं हो सकता है, बल्कि इसका फॉर्म नहीं, इसका प्रयोग तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही होता है। तो बताओ बच्चों, ये बात भी समझ में आ गई कि नहीं है? इतने आसान तरीके से आपको बातें समझाई जा रही है, हालांकि मुझे नहीं मिटाना चाहिए था, लेकिन आप समझ गए होंगे, इसमें जो समझाने वाली बात थी वो मैंने समझा दी है, इसलिए मिटाने में भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब बच्चों बात करेंगे हम किसकी, WH वर्ड। तो WH वर्ड में क्या होता है बच्चों, जैसे आपको हमने कहा, जरा देखना, ये आपका अलेक्स है, अलेक्स डिफीटेड और क्या, फिल। अलेक्स ने फिल को डिफीट किया, आपको कहा साहब इसको WH वर्ड से शुरू करो। तो बच्चों बहुत सरल तरीका है, सबसे इसका बच्चों सरल तरीका यह है कि क्यों उसने हराया, क्यों अलेक्स ने जो है फिल को हराया। तो उसको हराता ही वो बदतमीजी कर रहा था, मुकाबले के लिए जब ललकार रहा था, चैलेंज कर रहा था, तो उसको हराना बहुत जरूरी था। अब बच्चों मैं इसको वाई से शुरू कर रहा हूं, ये आ गया आपका वाई, आ गया वाई। अब वाई जब आ गया तो बच्चों वाई के ठीक बाद किसका प्रयोग, अलेक्स का नहीं होगा। ध्यान दो बच्चों, ये WH वर्ड शेल ऑलवेज बी फॉलोड बाई हेल्पिंग वर्ब। बच्चों WH वर्ड के ठीक बाद सब्जेक्ट नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यहां से उठ के आएगी बच्चों, और वो आएगी डिड, और अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। कोई समस्या? अब बताओ क्या बनाओगे, वाई डिड एलेक्स। अब जब डिड आई गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो आएगी, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बोलो, बोल के बताना, वाई डिड अलेक्स डिफीट फिल, वाई डिड अलेक्स डिफीट फिल। अब आपको युद्ध में तो इन द बैटल, यानी युद्ध में बच्चों उसको लास्ट में, पहले तो आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में ये फ्रेम करोगे, फिर जो बचेगा कचरा पट्टी उसको लास्ट के अंदर आप क्या करोगे, डाल दोगे। बात समझ में आ गई है? तो आपका सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। एनीहाउ, तो आपने क्या देखा, आपने बोला कि वाई डिड अलेक्स डिफीट फिल, वाई डिड अलेक्स डिफीट फिल, माने अलेक्स ने फिल को डिफीट क्यों किया। अब बच्चों आपने क्या देखा, डिड का प्रयोग हो रहा है। अब एक यक्ष प्रश्न है, कैसा प्रश्न है बच्चों, अब एक यक्ष प्रश्न यह है, एक बर्निंग क्वेश्चन है हमारे सामने, एक जलता हुआ सवाल है। वो सवाल क्या है, एक ज्वलंत प्रश्न है। वो प्रश्न यह है, क्या WH वर्ड के बाद हमेशा HV का प्रयोग होता है? क्या WH वर्ड के बाद हमेशा, क्या WH वर्ड के बाद हमेशा HV का प्रयोग होता है? ये बच्चों दिस इज ए बर्निंग क्वेश्चन, ये एक प्रॉब्लम है आपके सामने, एक सवाल है। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब आपको बच्चों मिलना चाहिए, इस सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए। क्या WH वर्ड के बाद हमेशा HV का प्रयोग होता है? जरा ध्यान देना, मेरी बात पे गौर करने लायक बात है। ये बात तो बच्चों आपकी 10वीं 12वीं BA करने तक भी क्लियर नहीं होती यदि मैंने क्लियर नहीं की होती, इसलिए ध्यान से सुन लो, कुछ ज्ञान की बात मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको ये बोला कि क्या WH वर्ड, ये WH वर्ड क्या है, ये WH वर्ड, क्या WH वर्ड के बाद हमेशा ठीक बाद, क्या इसके ठीक बाद हमेशा HV का प्रयोग किया जाता है? जैसे एक सवाल, तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चों उदाहरण के लिए तुम्हारा नाम क्या है, तो आपने बोला व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, बताओ। सब्जेक्ट कौन है, योर नेम है, तो बताओ इसके पहले आई मीन WH वर्ड के बाद ही जा रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। उसी तरीके से मैंने कहा तुम कहां रहते हो। जब छोटे से भगवान श्री कृष्ण थे, छोटी सी राधा रानी थी, तो आई और दोनों खेलने लगे, तो श्री कृष्ण ने राधा को क्या बना दिया, पागल बना दिया, और पूछा बता तू कहां रहती है। श्री कृष्ण ने राधा से पूछा ये बता तू क्या रहती है, तो जरा सेंटेंस देखना, उन्होंने इंग्लिश में यूं कहा होगा कि वेयर डू यू लिव। अब बच्चों मुझे जरा बताओ
कि यहाँ डू का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले माने WH वर्ड के ठीक बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। दो एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। तुम संत के जीवन के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ ए सेंट? बोलो डू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। उसी तरीके से बच्चों दूसरे टेंस के अंदर अपन चलते हैं। तो जरा मैं एक बार कहता हूं कि तुम किसका इंतजार कर रहे थे या तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तब मैं आपको क्या बोलूंगा? होम आर यू वेटिंग फॉर, या फॉर होम आर यू वेटिंग? तो बच्चों मुझे जरा ये बताओ कि मैंने आर का प्रयोग कर्ता से पहले किया कि नहीं किया? किया ना। तो बच्चों ये तो एक सार्वत्रिक नियम है। दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज ए यूनिवर्सल रूल। ये तो एक सार्वभौमिक नियम है। क्या नियम है? कि ए WH वर्ड शेल ऑलवेज बी फॉलोड बाई HV इफ यू वांट टू फ्रेम एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करना चाहते हो तो WH वर्ड के बाद HV को तो आना ही है। लेकिन बच्चों यदि वो इंटेरोगेटिव है ही नहीं तो नहीं भी आएगी। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर द ओल्ड मैन वॉज मर्डर्ड, तो वेयर द ओल्ड मैन वॉज, तो वॉज का प्रयोग ओल्ड मैन के बाद हुआ, उसके पहले नहीं हुआ है। बिकॉज दिस सेंटेंस इज नॉट एन इंटेरोगेटिव वन, क्योंकि ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है ही नहीं। तो बच्चों क्या नियम समझ में आया आपके? WH वर्ड के बाद तो HV का प्रयोग होगा ही होगा, लेकिन दो परिस्थितियां ऐसी है जब नहीं होगा। वो परिस्थितियां ही तो बच्चों आपको जाननी है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति है जब WH वर्ड के बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान दो बच्चों, मैंने आपको कहा डू, डज और डिड। ध्यान देना, का प्रयोग यदि सेंटेंस में हुआ है तो इनके ठीक बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। चूंकि ये तीनों सहायक क्रियाएं अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं पाई जाती है, दे आर नॉट फाउंड, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, दे आर ब्रोट फ्रॉम आउटसाइड व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू एन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव और एन इंटेरोगेटिव वन। जब आप किसी वाक्य को अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव, नेगेटिव वगैरह वगैरह में बदलते हो तो ये सारी क्रियाएं बाहर से लानी पड़ती है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम टू बी डमी ऑपरेटर। ध्यान दो बच्चों, इसीलिए इन प्यारी प्यारी तीन सहायक क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें डमी ऑपरेटर्स नाम से जाना जाता है। ये सवाल बच्चों बड़ा आसान है, ये तो सेकंड ग्रेड की भर्ती में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। लेकिन आपका मेरा मुद्दा आपको सेकंड ग्रेड के लिए तैयार करना नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को कई ऐसी कोई चीज जुड़ी हुई है जो आपके कोर्स में है, क्योंकि 10वीं का सवाल भी तो सेकंड ग्रेड में आता है, तो कम से कम वो सेकंड ग्रेड के टीचर को आए या न आए, लेकिन जो बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है उसको वो सवाल जरूर आना चाहिए। खासतौर पर यदि मुझसे पढ़ रहा है तो फिर तो आने ही आना चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के अंत में बच्चों मैंने ध्यान दो, ऑपरेटर्स, टोर्स नहीं होता तो ऑपरेटर्स ही, लेकिन मैं स्पेलिंग पे आपका गौर करवाना चाहता हूं, उसमें ER का प्रयोग नहीं OR का करना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? एक बात। अब आपका मुद्दा जो था बच्चों वो ये था कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब WH वर्ड के बाद किसका प्रयोग नहीं होता? सहायक क्रिया का नहीं होता। तो मैंने आपको कहा था प्रेजेंट सिंपल में हु के ठीक बाद। ध्यान दो बच्चों, एक तो ये हु है और एक है व्हाट। जरा ध्यान दो, मैं आपको दो सेंटेंस बोलता हूं। व्हाट मैक्स, सॉरी मैक्स क्यों, हम ऐड करो, पास्ट टेंस जरा दो। व्हाट हैपेंड, पहले तो ये सेंटेंस तो सब जानते हो ना, व्हाट हैपेंड। उसी तरीके से व्हाट मेड यू लाफ, व्हाट मेड यू लाफ। ऐसी कौन सी बात है भाई जिससे तुमको हंसी आ गई? आपको पता है ना, बिना बात भी हंसी आ जाती है। कई बार द्रौपदी एक बार दुर्योधन को देख के बोली थी कि नहीं बोली थी, अंधे का बेटा अंधा, और हंस बड़ी, काश न हंसी होती तो इतनी बड़ी जंग न होती। तो ये हंसी भी क्या बच्चों कई बार बड़ी महंगी पड़ जाती है। तो व्हाट हैपेंड, यहां डिड का प्रयोग नहीं हो रहा है और यहां भी डिड का प्रयोग नहीं हो रहा है। उसी तरीके से बच्चों हु डिफीटेड, किसने हराया, किसको हराया? हु डिफीटेड फिलिप। बच्चों फिलिप को किसने हराया? क्या देखा आपने? यहां भी सहायक क्रिया नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत सीधा सा मतलब है बच्चों, इफ ए WH वर्ड फंक्शंस, इफ ए WH वर्ड्स फंक्शंस बोथ एज ए WH वर्ड एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यदि WH वर्ड बच्चों वाक्य में WH वर्ड की तरह भी फंक्शन करता है और उस सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन करता है, तो उसके बाद में किसका प्रयोग नहीं होगा? उसके बाद में बच्चों किसका प्रयोग नहीं होगा? उसके बाद में डू, डज या डिड जो सहायक क्रियाएं हैं उनका प्रयोग नहीं होगा। वजह जरा सुनो, मुझे बताओ यहाँ सब्जेक्ट कहां है? आपको मैंने यही तो कहा था कि सहायक क्रिया को उठा के सब्जेक्ट के पहले लेके आओ, बट सिंस देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, लेकिन चूंकि वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई डिड हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड, क्योंकि सब्जेक्ट तो हु है। फिर आप कहोगे WH वर्ड क्या है? WH वर्ड भी यही है बच्चों, दो डबल रोल देखते हो आप, डबल रोल। यहाँ बच्चों कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए डिड नहीं है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, समझ में आ गया है?
हु और व्हाट दो ऐसे WH वर्ड हैं जो कभी कभी सेंटेंस में न केवल WH वर्ड का अपितु सेंटेंस के सब्जेक्ट का भी काम करते हैं. इन दैट पर्टिकुलर केस दे आर नॉट फॉलोड बाई द डमी ऑपरेटर्स. उस परिस्थिति में बच्चों इनके बाद में डमी ऑपरेटर्स यानी डू डज और डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है. इस तरह से आज की बात बच्चों समाप्त और आगे वाली बात अगली क्लास में. बच्चों नमस्कार.